Hello dear students, I am again with you for cash flow statement. So now we have to solve cash flow statement with numericals. तो last lecture में मैंने कहा था how to prepare cash flow statement and that was belonging to technique of cash flow statement. तो last हमारा था टेक्निक के बारे में. अब मैं सॉल्व करूंगा विद न्यूमेरिकल. हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ +2 एज वेल एज बीकॉम फाइनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. तो दैट विल बी माय सेकंड नंबर लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. हाउ टू सॉल्व वेरियस न्यूमेरिकल्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट्स भी गिवन होंगी एंड वी मस्ट बी गिवन बैलेंस शीट्स. तो हमें 2 इयर्स की बैलेंस शीट भी गिवन है. लायबिलिटीज आर गिवन, एसेट्स आर गिवन, ऑफ 2 ईयर रिकॉर्ड मस्ट बी गिवन. तो मैंने कहा था जब भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व करनी होगी वी मस्ट बी गिवन 2 ईयर बैलेंस शीट रिकॉर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी सो दैट वी कैन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. And it was same position in funds flow statement. तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी हमें 2 ईयर रिकॉर्ड चाहिए था. अब भी हमें 2 इयर्स का रिकॉर्ड चाहिए. लायबिलिटीज रिक्वायरमेंट होगी, एसेट रिक्वायरमेंट होगी एंड वी हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने पहले भी कहा था कि हमारी जो पोजीशन है वो होनी चाहिए, कंपैरिजन जो होना चाहिए वो होना चाहिए प्रीवियस टू करंट ईयर. अब सबसे पहले जैसे हमें बैलेंस शीट का सम मिलता है, चाहे एग्जामिनेशन में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं चाहे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा पहला पॉइंट होगा कि हम अपने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को चेक करें कि वेदर वहां पे जो ईयर लिखा है वो हमारा सिस्टेमैटिक है कि नहीं है. सिस्टेमैटिक मींस दैट मस्ट बी इन द पोजीशन. पोजीशन का मतलब है प्रीवियस ईयर पहले होना चाहिए और करंट ईयर बाद में होना चाहिए. जनरली आजकल के क्वेश्चन पेपर में क्या ट्रेंड होता है, करंट ईयर पहले होता है, प्रीवियस बाद में होता है. तो सबसे पहले हमें इसको कंपैरिजन करने के लिए पहले प्रीवियस को अपना पहले रखना पड़ेगा और करंट के साथ हमें प्रीवियस को कंपेयर करना होगा. तो जैसे मैंने सम देखा, अब 2010 हमारा पहले गिवन है, 11 बाद में है. इट मींस दैट इज इन द ऑर्डर. तो कई बार हमारा 11 पहले गिवन होता है, 10 बाद में गिवन होता है. तो हमें कंपेयर करना है फ्रॉम 10 टू 11. मैं बार बार कह रहा हूं तो इसको हमें ध्यान देना, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो चाहे वो फंड फ्लो स्टेटमेंट हो. तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना होता है फ्रॉम प्रीवियस टू करंट ईयर. ये हमें नोट करना है. प्रीवियस टू करंट ईयर में हम इंक्रीज या डिक्रीज को कंपैरिजन में लाते हैं और तभी हमारा सम जो होगा दैट विल बी करेक्ट सॉल्यूशन. अब यहाँ पे हमें लायबिलिटीज गिवन है, हमें एसेट गिवन है, 2 ईयर का रिकॉर्ड गिवन है, 2010 भी गिवन है और 10 पहले गिवन है, 11 बाद में गिवन है और हम इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं. अगर एग्जाम में 11 पहले आएगा तो हमें 10 को पहले लिखना पड़ेगा, फिर उसको 11 के साथ हम कंपेयर करेंगे. दैट कंपैरिजन मस्ट बी फ्रॉम प्रीवियस टू करंट ईयर. अब हमारी कुछ एडजस्टमेंट भी हैं. तो जैसा अकाउंट हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में बनाते थे सेम अकाउंट हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाना है. सेम पैटर्न ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स will be in cash flow statement as it was in funds flow statement. जैसे हम वहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते थे सेम अकाउंट हमें अभी कैश फ्लो में प्रिपेयर करना है. मशीनरी अकाउंट भी बिल्कुल वैसे रहेगा. इट मींस preparation of accounts will be same pattern, same solution, same procedure as in funds flow statement. अकाउंट जैसे हमें आते हैं वैसे ही बनेंगे. सेम हमें यहाँ भी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और हमें मिसिंग फिगर को कैलकुलेट करना होगा इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो सबसे पहला काम होगा
कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, और आंसर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गिवन विद इन द सम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स के लिए होगी। अगर हमारा जो लास्ट आंसर होगा जिसको हम कहेंगे कैश फ्रॉम ऑल द 3 एक्टिविटीज या कैश यूज्ड इन ऑल द 3 एक्टिविटीज, वो हमारा आंसर विद इन द बैलेंस शीट में ही अवेलेबल होगा इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट मींस स्टूडेंट कैन नो हिज आंसर फ्रॉम द बैलेंस शीट विद इन द सम। जो बैलेंस शीट में सम में जो हमारा आंसर है वो बीच में ही लाई करेगा, और स्टूडेंट को अपना आंसर बीच में ही क्लियर हो जाएगा कि वेदर दे हैव सॉल्व्ड द सम करेक्टली और रॉन्गली। क्या हमारा सम करेक्ट था जो हमने सॉल्यूशन किया या हमने रॉन्ग किया, क्योंकि हमें आंसर विद इन द बैलेंस शीट में अवेलेबल हो जाता है जो अवेलेबल होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब हमारी एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, क्योंकि टैक्स के बारे में मुझे प्रोविजन भी गिवन है और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी हमें गिवन है। बिल्कुल फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी हम पहले प्रिपेयर कर लेते थे कि हमें नेसेसरी अकाउंट बना लेने चाहिए, और यहाँ भी हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हमने सॉल्यूशन के लिए ओपन किया, जो हमारा काम करेगा वर्किंग नोट्स का। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 2010 का बैलेंस है जो ओपनिंग होगा, और 11 का हमारा क्लोजिंग होगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स को हम क्रेडिट बैलेंस में लेते हैं, और यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 होगा ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस होगा 17,500, जिसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 17,500। अब हमारी एडजस्टमेंट नंबर 5 जो टैक्स के ऊपर है, अब यहाँ पे लिखा इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, हमने प्रोवाइड किया था 16,500। अब इनकम टैक्स अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो इसकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर टैक्स में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,500। तो क्रेडिट का टोटल होगा 31,500, और हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी टू कैश, ये होगा 14,000। इसका मतलब हमने टैक्स पे किया 14,000 का। तो ये हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी सेम अकाउंट बनाने हैं, सेम अकाउंट हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी बनाना है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं तो टैक्स पेड आता है, अगर टैक्स पेड किया जाए तो हम प्रोविजन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा अकाउंट बिल्कुल सिमिलर होगा जैसे हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट में बनाना है, सेम प्रोसीजर सेम पैटर्न। तो यहाँ पे मेरा टैक्स पेड कैलकुलेशन में आ जाएगा जो होगा 14,000। अब हमें बनाना है एक मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी के ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है, मशीनरी की परचेज भी गिवन है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी हमें गिवन है, मशीनरी की डेप्रिसिएशन है। तो ये हमें क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। लॉस ऑन सेल भी मशीनरी के ऊपर है, तो मैंने यहाँ मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 10 का, और हमें एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो मशीन का मैंने डेबिट बैलेंस लिया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। क्रेडिट बैलेंस हमने कर दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट में लिख दिया 85,500। अब डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है, ये डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 6,000, और इसकी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। तो मशीनरी के क्रेडिट में हमने लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन 6,000। उसके बाद मशीनरी हमने परचेज की, ये भी हमें एडजस्टमेंट गिवन है 19,000, तो इसकी एंट्री बनेगी मशीनरी टू कैश 19,000। उसके बाद 6th नंबर एडजस्टमेंट है कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। हमारा मशीनरी में लॉस हुआ था जिसको हमने जनरल रिजर्व में राइट ऑफ कर दिया, दैट वाज 100 रुपीज गिवन इन द 6th एडजस्टमेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सम है, ये हमारे एग्जामिनेशन में बहुत बार आया। तो यहाँ पे 100 रुपीज को
लॉस को हमने जनरल रिजर्व में राइट ऑफ किया। अगर यहाँ पे जनरल रिजर्व में हम राइट ऑफ ना लिखा होता तो लॉस को हम P&L में राइट ऑफ करते हैं, लेकिन अब ये जनरल रिजर्व में हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा मशीनरी के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व, ब्रैकेट में हमने लॉस लिख दिया, 100 रुपीज क्रेडिट हो गई। अब मशीन में 3 हमने ट्रांजैक्शन को क्रेडिट किया, एक लॉस को क्रेडिट किया जनरल रिजर्व के नाम से, एक हमने डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया, एक हमने क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट किया। अब डेबिट साइड में हमने परचेज डाली है 19,000, तो टोटल हमारा एक्सीड करेगा और इसका आंसर होगा 94,000। इसका मतलब बाय कैश एक हमारा बैलेंसिंग फिगर, अगर हम बैलेंस करेंगे मशीन को तो यहाँ पे हमारा बाय कैश होगा, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे सेल होगा, जिसको हम कहते हैं सेल ऑफ मशीनरी। ये हमारा आंसर आएगा, दैट विल बी 3400। तो हमने मशीन अकाउंट को बैलेंस किया, डेबिट एक्सीड कर रही है और क्रेडिट में आएगा बाय कैश, दैट विल बी सेल ऑफ मशीनरी। तो अगर क्रेडिट साइड एक्सीड करती है तो डेबिट में हमारी परचेज कैलकुलेशन में आती है। जैसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी एसेट अकाउंट बनाते थे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते थे, सेम हमारा होगा। अगर डेबिट साइड एक्सीड करेगी तो क्रेडिट में सेल कैलकुलेट होगी बाय कैश, तो ये हमारी सेल होगी 3400। अब मुझे जनरल रिजर्व अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि लॉस को हमने 100 रुपीज के लॉस को जनरल रिजर्व में राइट ऑफ किया। तो अब हमने जनरल रिजर्व अकाउंट भी ओपन कर दिया। अब जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 25,000। अब यहाँ पे हम करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, क्लोजिंग बैलेंस हमारा होगा 30,000, तो ये होगा टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000। अब यहाँ पे था बाय जनरल रिजर्व, मशीन के क्रेडिट में था 100 रुपीज बाय जनरल रिजर्व। अगर हम पोस्टिंग करते हैं तो जनरल रिजर्व के डेबिट में हो जाएगा टू मशीनरी। अब यहाँ पे हमने किया टू मशीनरी 100 रुपीज, तो अब जनरल रिजर्व की डेबिट साइड एक्सीड कर रही है, ये बनेगा 30,100। जो बैलेंसिंग फिगर होगी ये बनेगा बाय P&L अकाउंट और ये बनेगा 5100। तो ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करना है 5100। ये आंसर हमें मिला जनरल रिजर्व से। तो हमने 3 अकाउंट प्रिपेयर किए, एक हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट प्रिपेयर किया, मशीनरी अकाउंट जिनके बारे में एडजस्टमेंट होती हैं वो अकाउंट हम पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं। एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट विल बी सिमिलर टू फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो जैसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में अकाउंट बनाते हैं, सिमिलर इज द इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऐसे हमने मशीनरी अकाउंट बनाया, जनरल रिजर्व अकाउंट बनाया, तो ये अकाउंट हमने बना लिए। अब मुझे 3 एक्टिविटीज हमें स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमारे पास 3 एक्टिविटी होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। जैसे हमने नंबर 1 लेक्चर में डिस्कस किया रिगार्डिंग टेक्निक ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वहां पे नंबर 1 होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 हम लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नंबर 3 हमारे पास होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब नंबर 1 होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इस सम में हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। तो ये मेथड मैंने अपने पहले लेक्चर में क्लियर कर दिया था, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे हम इनडायरेक्ट में कैलकुलेशन में लाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। अब यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट मेथड यूज होगा, बैलेंस शीट हमें गिवन है। अब सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड में हमारा पहला पॉइंट होता है इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज देखते हैं या हमारी डिक्रीज चेक करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है, ये इंक्रीज मुझे 2010 से 11 तक कैलकुलेट करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे एग्जाम में कई बार हमारे ईयर रिवर्स हो जाते हैं, 11 पहले शुरू होता है, 10 बाद में होता है। तो हमें पहले 10 को देखना है, कंसीडर करना है, देन
वी हैव टू कंपेयर विद 11, यानी फ्रॉम प्रीवियस टू करंट ईयर। ये मैं बार बार कह रहा हूं, तो प्रीवियस मेरा 10 होगा। अब 2010 में गिवन है 15,250 रुपए, ये हमारा प्रॉफिट है। और 2011 में हो गया 15,300। तो प्रीवियस टू करंट ईयर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो इस प्रॉफिट को हम लेंगे 50 रुपीज। तो जितना डिफरेंस होगा, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, हम डिफरेंस से ही कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे 2 ईयर में प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा है 50 रुपीज इंक्रीज। तो हमने 50 रुपए की इंक्रीज यहाँ पे मेंशन कर दी। अब मुझे करना होगा ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब हमें सारे नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस, अपने एक्सपेंसेस और हमारे नॉन कैश एक्सपेंस, इसको हम ऐड बैक करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लेस करेंगे, ताकि हम एडजस्टेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करें। अब इस सम में क्या है, नंबर 1 एडजस्टमेंट है डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो इसको हमने ऐड बैक किया। ऐड हम करेंगे डिविडेंड, ये होगा 11,500। उसके बाद हम लेते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमें लैंड एंड बिल्डिंग में भी है और प्लांट एंड मशीनरी में भी है। तो डेप्रिसिएशन हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की 5,000 है, तो ऐड हमने कर दिया डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की भी गिवन है 6,000, तो ये भी हमने प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन ऐड कर दी 6,000। ये हमारा एडिशन हो रहा है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी हम ऐड करते हैं, प्रॉफिट में ऐड बैक करते हैं। ये हमारे पास गिवन है 16,500, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने जोड़ा 16,500। अब जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व की जो फाइनल अकाउंट में हमारी फिगर आई थी दैट वाज 5,100। बैलेंस फिगर जो आया था वो हमने जनरल रिजर्व के नेम से ऐड करना है 5,100। तो ये हमारा सारा टोटल जो एडिशन होगा, इन हमारी एडजस्टमेंट्स का एडिशन होगा, इसको हम ऐड करेंगे। तो अगर हमें लॉस ऑन सेल होता, अब लॉस ऑन सेल को हमने ऐड बैक नहीं किया, क्योंकि इसको हमने राइट ऑफ किया था जनरल रिजर्व से। तो पहले ये जनरल रिजर्व में गया और जनरल रिजर्व का जो टोटल है वो हमने यहाँ पे ऐड बैक कर दिया। तो अगर यहाँ जनरल रिजर्व में नहीं जाता तो हम लॉस को अलग मेंशन करते और जनरल रिजर्व की इंक्रीज को अलग मेंशन करते। अब लॉस को हमने जनरल रिजर्व में राइट ऑफ कर दिया, पहले उसको जनरल रिजर्व में पुट किया, उसका जो नेट आंसर होगा 5,100 वो हमने ऐड बैक कर दिया। तो ये हमारी एडिशन है। अब इसको हम लिखते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब मैंने P&L अपने प्रॉफिट में ये सारे एडिशन किए, तो टोटल बनता है 44,150। अभी हमें वर्किंग कैपिटल की ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट करनी है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज को हम चेक करेंगे, एक्सेप्ट किनको छोड़ के, कैश बैलेंस को छोड़ के, बैंक बैलेंस को छोड़ के, या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करके। तो हमने करना है कैश और कैश इक्विवेलेंट को लीव करके रिमेनिंग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के डिफरेंस को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं करंट एसेट। अब करंट एसेट में मुझे स्टॉक दिखाई दे रहा है और स्टॉक हमारा डिक्रीज हो रहा है। अगर 2010 में देखा जाए इसका अमाउंट है 50,000 और 11 में आ रहा है 37,000। इट मींस देयर इज ए डिक्रीज। तो डिक्रीज इन स्टॉक, तो हमने कहा था जितनी करंट एसेट डिक्रीज होंगी वहां पे हमारा अमाउंट प्लस होगा। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन करंट एसेट and the addition and inverse relation between current asset and the addition and direct relation between current liabilities and addition। तो करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो हम प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो हम डिडक्ट करेंगे। लेकिन
करंट लायबिलिटी एसेट अगर इंक्रीज होंगी तो हम डिडक्ट करेंगे, करंट एसेट अगर डिक्रीज होंगी तो हम एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डिक्रीज इन स्टॉक हो रहा है, स्टॉक हमारा कम हो रहा है, तो इसको हम ऐड करेंगे जो हमने एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो ये हमारा एडिशन होगा 13,000। उसके बाद हम सन्ड्री डेटर देखते हैं, ये भी हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। तो जितनी करंट एसेट डिक्रीज होगी यहाँ पे हमारा एडिशन होगा, हम ऐड करेंगे। अगर करंट एसेट इंक्रीज होगी तो हम लेस करेंगे। तो हमने कहा इनवर्स रिलेशन है करंट एसेट के साथ और डायरेक्ट रिलेशन है करंट लायबिलिटी के साथ, लेकिन एक्सेप्ट कैश और कैश इक्विवेलेंट। हम कैश या बैंक बैलेंस को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते, उनको हम कंसीडर करेंगे फाइनल आंसर में। वो हम प्रिपेयर करेंगे और हमारा आंसर होगा विद इन द सम, और सम में ही हमारा आंसर होता है। और वो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मैंने आंसर कैलकुलेट किया दैट विल बी विद इन द कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। अब यहाँ पे हमारा डिक्रीज इन सन्ड्री डेटर भी हो रहा है, सन्ड्री डेटर थे 40,000 और ये बन गए 32,100। तो यहाँ पे जितनी सन्ड्री डेटर करंट एसेट की डिक्रीज होगी तो ये हम प्लस करेंगे 7,900, तो ये प्लस हो रहा है। उसके बाद बैंक बैलेंस को हमें बिल्कुल कंसीडर नहीं करना, कैश और बैंक को हमने लीव कर दिया। अब आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, एक ही हमारी करंट लायबिलिटी है और वो डिक्रीज दिखाई दे रही है, 75,000 से बन रहा है 67,600। तो जितना सन्ड्री क्रेडिटर में डिक्रीज होगा वो भी हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लायबिलिटी के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन है। करंट लायबिलिटी के साथ हम डायरेक्ट रहते हैं और करंट एसेट के साथ हम इनवर्स रहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ये हमारा रूल है। अब यहाँ पे हमने डिक्रीज किया सन्ड्री क्रेडिटर का, ये बनेगा 7,400, ये हमने लेस कर दिया इन ब्रैकेट। और लास्ट में मैंने किया टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में हमने टू कैश टैक्स पेड कैलकुलेशन में किया हुआ है 14,000। तो यहाँ पे हम टैक्स पेड को माइनस करेंगे 14,000 एज कैश इज गोइंग आउटसाइड, क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं कैश इज गोइंग आउट तो ये आउटफ्लो होता है, इसलिए हमने लेस कर दिया। तो नेट आंसर एडजस्टेड प्रॉफिट और ये कैलकुलेशन के बाद हमारा बनता है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अगर हमारा प्लस आंसर आता है तो हम फ्रॉम लिख देते हैं, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर नेगेटिव आंसर आता है तो हम लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन इस काम में हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो हमने लिखा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये बनेगा 43,650। तो ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट से लेके हमने करंट एसेट को एडजस्ट किया, लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज को चेक किया, लास्ट में हमने टैक्स पेड भी करना होता है, ये भी किया। तो नेट बनता है 43,650 और ये हमारा पॉजिटिव आंसर कैलकुलेट हुआ। अब जो सेकंड एक्टिविटी होगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें पता है फिक्स्ड एसेट हम कंसीडर करते हैं, जिसमें हमारी लैंड एंड बिल्डिंग होती है, फर्नीचर होता है, मशीनरी होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उनको हम कंसीडर करते हैं। सो दीज आर इंक्लूडिंग टोटल फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पे हमने जो अकाउंट बनाया था, एक हमने अकाउंट बनाया मशीनरी अकाउंट। अब इसी अकाउंट में हम चेक कर सकते हैं कि मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं। अब यहाँ पे हमारी परचेज भी है, ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, और एक हमने सेल को भी कैलकुलेट किया था, बैलेंस शीट फिगर 3400। तो ये दोनों एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पुट करेंगे। इसका मतलब जो हम ये अकाउंट बनाते हैं दीज आर हेल्पफुल इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम इन अकाउंट की हम हेल्प ले सकते हैं और परचेज और सेल को हम कंसीडर करते हैं इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सेकंड मेरा बनेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सबसे पहले हमने परचेज ऑफ मशीन की, यहाँ पे आ रहा है टू कैश 19,000। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी।
तो ये हम डालेंगे ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट का मतलब है बिकॉज कैश इज गोइंग आउटसाइड देयर इज ए कैश आउटफ्लो। तो इसका मतलब हमने नेगेटिव या ब्रैकेट शो कर दिया, क्योंकि जब भी हम मशीनरी परचेज करेंगे कैश विल बी गोइंग आउटसाइड, तो ये ब्रैकेट में आएगा 19,000 नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सेल ऑफ मशीनरी। अब सेल हमारी कितनी गिवन है 3400। जब सेल होती है तो देयर इज ए कैश इनफ्लो, कैश हमारे बिजनेस में आता है, दैट विल बी ए पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे हमने कर दिया सेल ऑफ मशीनरी 3400। अब सिमिलरली एक हमारी और भी यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है जिसको हम कहते हैं गुडविल। अगर गुडविल हमारी इंक्रीज हो रही है इट मींस वी हैव परचेज द गुडविल। अगर हमारी गुडविल इंक्रीज होती है इसका मतलब हमने गुडविल को परचेज किया। अगर गुडविल हमारी डिक्रीज हो रही होती और एट कॉस्ट वर्ड गिवन ना होता, डिक्रीज होती है, तो उसको हम रिटर्न ऑफ मानते हैं। अगर रिटर्न ऑफ होती है तो हम इनिशियली यहीं पे ऐड कर देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में उसको डिफरेंस को ऐड बैक कर देते हैं अगर वो रिटर्न ऑफ होती है। अब गुडविल हमने बाय की एट कॉस्ट में, पहले नील था 1500 की हमने परचेज की है गुडविल, तो ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये हमारा आउटफ्लो हो रहा है कैश का, कैश इज गोइंग आउटसाइड, इसलिए हमने इसको नेगेटिव डाला, तो ये बनेगा 1500। तो सेल में हमारा पॉजिटिव आता है, जब हम परचेज करते हैं देयर इज ए कैश आउटफ्लो, तो आउटफ्लो में हम नेगेटिव डालते हैं, ब्रैकेट पुट करते हैं बिकॉज कैश बाहर जा रहा होता है, तो इसको आउटफ्लो कहते हैं। अगर हम तीनों ट्रांजैक्शन का नेट करें यानी नेगेटिव नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव करें तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो ये बनेगा नेगेटिव 17,100। तो अगर नेगेटिव आंसर होगा उसको हम लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जब नेगेटिव होगा तो हम यूज्ड वर्ड डालते हैं, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये बनेगा 17,100। तो ये हमारी बन गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब नंबर जो थर्ड हमारा बनेगी वो होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि 3 पार्ट्स हमारे कैश फ्लो के होते हैं, तो ज्यादा जो हमारा टाइम कंजम्पशन होता है वो ज्यादा टाइम हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही कैलकुलेशन में लगता है, लेकिन जो हमारी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है दीज आर ओनली कंपैरिजन, वो कंपैरिजन में ही क्लियर हो जाता है। तो बड़ी सिंपल होती है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो हमें इन्वेस्टिंग हमने क्लियर कर ली जिसमें हमने मशीनरी की परचेज की, सेल को भी इंक्लूड किया, और बिल्डिंग की हमारी कोई सेल परचेज नहीं है, और हमारे गुडविल की भी परचेज थी उसको भी हमने कंसीडर कर लिया। अब हम आते हैं फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में हमारी कुछ ट्रांजैक्शन इंक्लूड होते हैं। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल होता है, सेकंड हम डिबेंचर इंक्लूड होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूड होते हैं, बैंक लोन होता है जो लॉन्ग टर्म होता है, तो लॉन्ग टर्म हमारे बोरिंग्स, ये सारी जो है हमारी जो डिविडेंड पेड है दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हमने हेडिंग बनाया। अब शेयर कैपिटल को अगर हम कंपेयर करें 2010 में हमारे पास है 1 लाख और ये बन गया 1,25,000 जिसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल में हम लेंगे प्लस 25,000 बिकॉज देयर इज इनफ्लो ऑफ कैश, because when company is issuing share and cash is received by the company, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी को बैंक मिलता है या कैश मिलता है, तो कैश इज रिसीव्ड बाय द कंपनी व्हेन दीज शेयर्स आर इशूड। तो शेयर इशू में हमारा कैश मिला तो ये हम इसको कहेंगे इनफ्लो। तो 25,000 हमारा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे शेयर कैपिटल हमारी 25,000 इंक्रीज हो रही है। उसके बाद हमने किया डिविडेंड पेड। तो जब भी डिविडेंड पेड हम करते हैं एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट है। एक बार हमने डिविडेंड को यहाँ ऐड बैक किया था नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, एक बार इसका सेकंड इफेक्ट होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेगेटिव, यानी डिविडेंड इज गोइंग आउटसाइड, कैश इज गोइंग आउटसाइड, तो ये नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे हमने किया पेमेंट ऑफ डिविडेंड 11,500। उसके बाद हमने देखा बैंक लोन। अब बैंक लोन पहले हमारा 35,000 है,
जो लॉन्ग टर्म भी लिखा हुआ है, और ये हो गया नील, जीरो। इसका मतलब हमने बैंक लोन को कंपनी ने रीपे कर दिया। हमारी कंपनी ने रीपे अगर बैंक लोन को किया, इसका मतलब ये होगा कैश इज गोइंग आउटसाइड, देयर इज ए कैश आउटफ्लो। तो ये हम करेंगे रिडम्पशन ऑफ बैंक लोन या पेमेंट ऑफ बैंक लोन या रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। हमने 35,000 को नेगेटिव शो किया बिकॉज कैश इज गोइंग आउटसाइड इन द रीपेमेंट। अब ये हमारे 3 ट्रांजैक्शन होंगे, इसको हमने अगर टोटल किया तो यहाँ पे आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, और इसको हम लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये बनेगा 21,500। तो फाइनेंसिंग में भी हम नेगेटिव जा रहे हैं, हमारा इन्वेस्टिंग में भी नेगेटिव आंसर था 17,100, और फाइनेंसिंग में भी हमारा नेगेटिव आंसर आ रहा है 21,500। तो आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ 3 एक्टिविटीज, उसके बाद हमारा स्टेप होता है कि हम तीनों को प्लस करते हैं, प्लस माइनस हम चेक करेंगे। अब नंबर 1 मेरा था पॉजिटिव 43,650, हमारा इन्वेस्टिंग में नेगेटिव आया 17,100, और फाइनेंसिंग में भी हमारा नेगेटिव आया 21,500। तो हमने तीनों एक्टिविटी को प्लस किया, 43,650 और ये दोनों नेगेटिव होंगे। तो मेरा नेट आंसर अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारा जो नेट आंसर बनता है वो बनता है पॉजिटिव आंसर, और वो बनता है 4,050 रुपीज। ये हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब ऑल द 3 एक्टिविटीज आर गिविंग अस 4050 पॉजिटिव आंसर। देयर इज ए इनफ्लो, अगर पॉजिटिव है तो उसको हम इनफ्लो कहते हैं। तो यहाँ पे हमें तीनों एक्टिविटी का अगर हम टोटल रिजल्ट निकालें तो देयर इज इनफ्लो ऑफ 4050 रुपीज। तो ये हमने कैलकुलेट किया। अब एग्जामिनेशन में मेरे पास आंसर का और कोई पॉइंट नहीं है, मैंने अपनी बैलेंस शीट की एसेट में कैश और बैंक को भी कंपेयर करना है। मुझे ये गिवन है बैलेंस शीट में, तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो वहीं पे आंसर अगर सेम होता है, इट मींस माय आंसर इज करेक्ट। तो हमारा आंसर लाई करता है विद इन द सम इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस, तो कैश मेरे पास गिवन है 250, हमने यहाँ पे 250 लिया। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 300, तो ये हमने 300 लिया। बैंक हमारा 0 है, तो ओपनिंग में हमने डैश कर दिया, क्लोजिंग में हमने 4000 पुट किया। इसका मतलब दोनों बैलेंस में कितनी इंक्रीज हमें दिखाई दे रही है। ओपनिंग और क्लोजिंग को हम चेक करेंगे तो हमें इंक्रीज यहाँ भी यही दिखाई दे रही है 4050। जो हमने इनफ्लो यहाँ पे कैलकुलेट की थी 4050, सेम हमें बैलेंस शीट में अगर हम कंपेयर करें कैश और बैंक को और कैश और इक्विवेलेंट को, तो हमारा आंसर भी यही आ रहा है 4050। It means there is total inflow in the all the 3 activities are 4050 rupees। तो इस तरह हम आंसर को बीच में ही हम चेक कर लेते हैं। आंसर इज लाइंग विद इन द बैलेंस शीट। तो कैश फ्लो को हम इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट सम। तो हमें बिल्कुल ट्रांजैक्शन के पहले वर्किंग नोट बनाने हैं, अकाउंट बनाने हैं, तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स जिसके बारे में एडजस्टमेंट मिलती है हमें उनका पहले अकाउंट बनाना है और उनकी मिसिंग फिगर को कैलकुलेट करके रखना है। देन पुटिंग इन द 3 एक्टिविटीज, चाहे वो ऑपरेटिंग में आएंगे, चाहे वो इन्वेस्टिंग में आएंगे, चाहे वो फाइनेंसिंग में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।